धरती का आंचल, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें ढेर मनोरंजन। हम तो आपको ये बताने के लिए यहाँ आए थे कि आसार अच्छे नहीं हैं। जी हाँ, हम लोग तो हुजूर हवेली जा रहे थे, आप रास्ते में दिखाई दिए तो इसलिए आपको तकलीफ दी। इतनी सारी बातें बता दी तुम लोगों ने और ये नहीं बताया कि बात क्या हुई। धरती का आंचल स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का खजाना, और आप इसमें मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो कृषि विकास से संबंधित जानकारी देते हैं। धरती का आंचल हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ DD1 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हो रही है। इस बीच आप क्रिकेट देखते रहे और हम आपसे मिलने का इंतज़ार करते रहे। कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकृति ने किसान का कितना साथ दिया। यदि प्राकृतिक तत्व अनुकूल हैं तो कृषि उत्पादन बहुत अच्छा होता है और किसान की मेहनत फल लाती है। पर इस वर्ष असमय वर्षा के कारण खरीफ फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। खाद्य समस्या के समाधान के लिए ये ज़रूरी है कि अब रबी फसल में गेहूं का उपयुक्त उत्पादन हो। इसके लिए क्या योजना बनानी होगी, आइए जानें। कुछ ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है, कहीं कहीं बाढ़ का भी भयंकर प्रकोप रहा है। उसकी वजह से कुछ फसल निश्चित रूप से बर्बाद हुई है। विशेष रूप से धान की फसल कुछ क्षेत्रों में बर्बाद हुई है। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि फसल जो है वो कट चुकी थी और जो थ्रेसिंग फ्लोर है वहाँ पर भी उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। सारगम की जैसे फसल है, ज्वार की फसल है, वहाँ पर भी कुछ रोग जो है उनमें आए हैं, तो नुकसान तो निश्चित रूप से हुआ है। अच्छी जहाँ बरसात हुई है या कहीं थोड़ी ज़्यादा सी बरसात हुई है, उससे कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। पहला तो ये है कि एक्वाफर जो है ज़्यादा रिचार्ज हो गया है और नमी की उपलब्धता जो है मट्टी में ज़्यादा है। ये रबी की फसल के लिए सहायक सिद्ध होगी, विशेष रूप से गेहूँ की फसल के लिए। दूसरी बात यह है कि उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि दिवाली के आसपास बारिश हुई थी और अच्छी खासी बारिश हुई थी और काफ़ी क्षेत्र में बारिश हुई थी, वहाँ जो देर से पकने वाली धान की फसल है उसको भी अच्छा लाभ मिला है। तो हमें अब ये चाहिए कि इनका लाभ उठाएं। उन क्षेत्रों में जहाँ लवणता थी, कुछ राजस्थान के इलाके हैं या हरियाणा पंजाब के हैं जहाँ सैंडी सॉइल्स थी, जहाँ लवणता ऊपर ज़्यादा थी, तो बारिश होने की वजह से वो लवण भी जो है वो नीचे गए होंगे, तो वहाँ भी कुछ क्षेत्रों में नुकसान होगा। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में तो जहाँ वाटर लॉगिंग की सिचुएशन है वहाँ निश्चित रूप से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ तो दिक्कत ही होगी। सो हमें चाहिए कि गेहूँ पर विशेष रूप से ध्यान दें इस रबी के मौसम में, और उसके लिए 3-4 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक तो विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए जो उन्नतिशील प्रजातियां हैं गेहूं की, चाहे वो समय से बोने वाली हों, चाहे देर से बोने वाली हों, या असिंचित क्षेत्रों के लिए हों या सिंचित क्षेत्रों के लिए, तो उनका निश्चित रूप से उचित चयन करके उन प्रजातियों को और उनको लगाना चाहिए। एक तो ये बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी जो विशेष आवश्यकता है कि हमारे पास रस्ट जो है, गेरुई जो रोग लगता है, जैसे HD 2329 नाम की प्रजाति जो है वो रस्ट की रोधिता इसमें नहीं है, उसकी जगह जो है PBWD जो है 343, WH 542, UP 2338, ये नॉर्थ वेस्टर्न जो जोन है हरियाणा का, पंजाब का और वेस्टर्न यूपी के, ये जो प्रक्षेत्र हैं इनके लिए जो है काफ़ी अच्छी प्रजाति है, तो इनका उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ
जो देर से बुआई जहाँ होती है, जैसे बारिश हो जाती है और देर से होती है, अमूमन दिसंबर के पहले पखवाड़े में जो है जहाँ सोइंग होने लगती है, कहीं कहीं तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश या बिहार में तो 15 दिसंबर के बाद तक सोइंग होती रहती है। तो उनके हिसाब से जहाँ वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न जो प्लेन जोन है उसके लिए जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, जो देर से बोने के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं, उनमें विशेष रूप से राज 3765 और PBW 373 का उपयोग जो है काफ़ी लाभकारी रहेगा। जहाँ तक जो है मध्य भारत का सवाल है, जहाँ पर कि रेन फेड में ज़्यादा पैदावार गेहूं लेते हैं लोग, बहुत सारा प्रक्षेत्र अब भी रेन फेड का है, असिंचित क्षेत्र है, जहाँ ड्यूरम भी होते हैं, वहाँ पर भी जो है रस्ट सेंट्रल इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम है। तो वहाँ के लिए भी जो रेजिस्टेंट वेराइटी हैं, रोग रोधिता जिन प्रजातियों में अच्छी है, वो वेराइटी हैं GW 273 है, HI 8498 है, ये ड्यूरम की प्रजातियां हैं। और उसी तरह से HI 8381 ये भी ड्यूरम की प्रजाति है, इनको लगाना चाहिए। और साथ ही साथ जो है GW 190 और DL 803-3 नाम की प्रजाति जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो गेहूं हम लोग खाते हैं रोटी के लिए जो उपयोग होता है, तो इन प्रजातियों को लगाना चाहिए। ये समय से बुआई के लिए है, जहां देर हो जाए और किसान भाई जहां पर ये न बो सकें समय से, वहां पर जो है GW 173 और DL 7882 का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ एक बात का बड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये जो जीरो टीलेज है, जीरो सीड ड्रिल है, उसका उपयोग बहुत करना चाहिए, जिससे 8-10 दिन की बचत जो है बुआई में हो सकती है। एक तरफ ग्राम पंचायत के लोक कल्याण के फैसलों से गांव के प्रभावशाली लोग परेशान हो रहे हैं और दूसरी तरफ जसवंत अपनी औछी चालों में कामयाब होता नजर आ रहा है। हाँ, हरिया जरूर आश्वस्त है कि बुरे दिन अब टल गए। देखें आगे क्या होता है धारावाहिक महिला सरपंच की इस कड़ी में। मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे कुछ खास बात करनी है। ये चिट्ठी जिलाधीश के कार्यालय से आई है। मैंने कच्ची बस्ती की झोंपड़ियों पर खपराल डालने के वास्ते जो अर्जी दी थी वो मंजूर हो गई है। इसी बारिश से पहले मैं चाहती हूँ कि कच्ची बस्ती में खड़ंजे लगने का काम और नलकूप लगने का काम भी पूरा हो जाए। तो क्या खाली वही एक बस्ती रह गई है? जसवंत सिंह, अब पूरी बात तो सुन लिया कीजिए। आप तो बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं। पिछले कई सालों से ठाकुरों की बस्ती की तरफ ही ध्यान जाता रहा है, किसी ने कच्ची बस्तियों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। कायदे से देखा जाए तो पैसा जरूरतमंदों की मदद के लिए ही है। पर प्रधान जी, ये लोग समय पे किस्त तो चुका पाते नहीं है और बार बार हम सबको गंदी गलियों के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको इन गंदी गलियों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसलिए तो इस बस्ती को ठीक करवा रही हूँ। पर इनकी जमानत कौन देगा? जी हाँ, उसके बिना तो पैसा भी नहीं मिलेगा। इनकी जमानत मैं दूंगी। जवाहर रोजगार योजना के अधीन इनको जो मेहनताना मिलेगा उसी से ये किस्तें चुका देंगे। ओह, तो इसका मतलब रोजगार भी इन्हीं को मिलेगा? नहीं जसवंत सिंह, रोजगार उसी को मिलेगा जिसे वाकई ही जरूरत है। और हमारे घर के बाहर जो कच्ची सड़क है उसका क्या होगा? कच्ची ईंटों से बनी सड़क भला कितने दिन चल सकती है? खैर, उसे भी ठीक करवा देंगे। ठेका किसको मिलेगा इस बार? पिछले कई सालों से एक ही आदमी ठेका लेता आ रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें किसी ठेकेदार की जरूरत नहीं है। पक्की ईंटें, बाकी का सामान सारा मैं खुद मंगवा दूंगी और बस्ती वाले सड़क खुद बना लेंगे। क्यों हरिया? जी अम्मा जी। अम्मा जी, एक बात और है, वो खपरेलों का पैसा कब तक पास हो जाएगा? अरे पैसा तो पास हो चुका है। ये जो मेरे हाथ में चिट्ठी है ना, ये उसी की है। जी अम्मा जी। ये तो आपने बधाई वाला काम किया है। तो फिर चलें? कोई और खास बात? खास कुछ भी नहीं, धन्यवाद आप लोग आए सब। अब आप लोग पधारिए। माधव सिंह जी, तुम थोड़ा रुकोगे? जी प्रधान। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बैठिए। प्रधान। तो ठीक है। छोटा
देवर भाभी से झगड़ पड़े हो, छोटा देवर भाभी से झगड़। ये टुकुर टुकुर क्या देख रही है? पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो, बार बार उस घर से दुत्कारे जाते हो और फिर भी वहीं पहुंच जाते हो। अरे इतने बुरे सलूक के बाद तो कुत्ता भी ना जाए वहां, और तुम क्या समझती हो? मैं ये सब कुछ नहीं समझता। सब समझता हूँ, सब समझता हूँ। लेकिन तुम नहीं समझती जसवंती कि वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। झगड़ा करना तो बहुत आसान है, लेकिन बिगड़ी बात को बनाना और उससे फायदा उठाना हर किसी के बूते की बात नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बेइज्जती की चुपड़ी से तो इज्जत की सूखी भली। तुम तो एकदम पागल हो। तुमसे अकलमंद तो तुम्हारा भाई है। जब से वो आया है मेरा कायाकल्प ही कर दिया है। पता है क्या कहता है? जीजा जी, आपसे कितनी बार कहा है, गुस्सा अकल का नाश कर देता है। आप तो बस फट पड़ते हैं, और फिर दूध देने वाली गाय की लात तो खानी ही पड़ेगी। अरे वो समझती क्या अपने आप को? मैं उसका कारिंदा हूँ, गुलाम हूँ मैं उसका। सारे गांव के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे गांव में मेरा कोई रसूख है? 4 लोगों में उठना बैठना है, सब पर पानी फेर दिया। अरे पानी पीजिए जीजा जी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कब कहा उसे छोड़ दो? मैं तो ये कह रहा हूं जीजा जी कि यहाँ गुस्से से काम नहीं चलेगा। और आपकी बेइज्जती क्या हुई? हुई कैसे नहीं, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। एक तो आपकी ये प्रॉब्लम है, किसी दूसरे की सुनते नहीं। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है सुनो, और मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। फिर वही जीजा जी। ठीक है। आप जरा इत्मीनान से बैठ जाइए और फिर मेरी पूरी बात सुनिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। पूछो। अरे जरा प्यार से बात कीजिए जीजा जी, आप तो लठ मार रहे हैं। पूछो। अच्छा हुजूर, पूछिए। ये हुई ना बात, कितने सुंदर लग रहे हैं। बकबक बहुत करता है तू। अरे जीजा जी, आप ही से सीखा है। बको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें बेइज्जती वाली बात क्या हुई? अरे वो है आपकी भोजी, आपके बड़े भाई की घरवाली। अरे आपकी मां समान, और उम्र में भी आपसे 2-4 साल बड़ी ही होंगी। तो इससे क्या होता है? होता है जीजा जी, होता है। अब बड़े छोटों को कुछ कह दें तो इसमें अपमान कैसा? अरे ये तो उनका हक है। तो मैं सब कुछ चुपचाप सह लूं? ये कौन कहता है जीजा जी? पर दुनिया वालों को तो यही दिखाओ कि आपका अपमान हुआ ही नहीं। गुस्सा दिल में रहना चाहिए, चेहरे पे नहीं। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रारंभ हुआ। इस 18वें मेले में देश विदेश की 5000 कंपनियां भाग ले रही हैं। मेले में न केवल देश की तकनीकी प्रगति की झलक मिलती है, बल्कि कृषि और अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति भी दर्शक देख सकते हैं। आइए आप भी घूमिए हमारे साथ दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में औद्योगिक, कृषि और आर्थिक विकास की प्रगति की झलक को देखने के लिए दर्शकों का तांता लगना शुरू हो गया है। मेले में लगभग सभी राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, 5000 कंपनियों और व्यापारियों ने मंडप लगाए हैं। 22 देशों के मंडपों में भी नई औद्योगिक गतिविधियां प्रदर्शित की गई हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो कृषि पर आधारित है। कृषि से संबंधित मंडपों में उन्नत कृषि के बारे में नई जानकारियों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही कृषि की नई मशीनों की भी सूचना दी जा रही है। फसल काटने का आधुनिक रीपर किसानों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। इसका निर्माण पंजाब के उद्यमी किसान
नरेंद्र पाल सिंह ने किया है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ 1 ਘੰਟੇ 1 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਨੂੰ लगते हैं। ये हमारे जो जी रीपर है जो 1 घंटे में ये एक सभी जो फसलें हैं एक तरफ निकाल कर काट कर रख देता है। ये हमने 4 बेल्ट वाली बेल्ट बनाई है रीपर जो है ये डबल स्टार वाली है। इसमें जो हरा चारा काटना है बड़ा वो भी कट जाता है, ज्वार बाजरा वो कट जाता है। इसमें जो डबल स्टार और 4 बेल्ट वाली का कीमत जी है वो 35,000 की है और 3 बेल्ट वाली वो 32,000 की है और 2 बेल्ट वाली वो 28,000 की है। वो काफ़ी लोगों ने बाहर इस स्टेट में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह सारे रीपर गए हैं हमारे। ऑल इंडिया मतलब हमारे जा रहे हैं सारे स्टेटा में। बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है। धान काटने तकरीबन 12 स्टेटों में धान की फसल बहुत ज़्यादा है। इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने डिमांड दी है। जो हमारे डीलर होते हैं उसको हम ट्रेनिंग देते हैं कैसे फिट करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे इसको नुक्स पड़ते हैं, किसी बात की प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, वो हम सभी कुछ बताते हैं उसको। वो आगे लोगों को प्रचार करते हैं। इसलिए हमारा जो रीपर है काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। इतना ही नहीं, छोटे किसानों के लिए विकसित जीरो एनर्जी कूल चैम्बर को भी दिखाया गया है। छोटे किसान गांव में जो सब्जी उगाते हैं उनका सब्जी रखने के लिए बड़ा दिक्कत होता है, वो कोल्ड स्टोरेज में रख नहीं सकते हैं। उसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश किया है कैसे सस्ते से वो सब्जी रख सकते हैं। इसीलिए ये ज़ीरो एनर्जी कूल चैम्बर बनाया है। इसके लिए ये 2 दीवार जिसका बीच में रेत डाला हुआ है, वो रेत और ईंटे को गीला रखते हैं और एकदम वो जब गीला हो जाते हैं तब बाहर का तापमान गर्मी का मौसम में 40 के ऊपर जाए तो अंदर का तापमान 25 और 27 के बीच में रह सकते हैं। उससे होता है कि सब्जी वगैरह सूखता नहीं है। और ये चीज़ जो गांव वाले एक दफ़े कर ले तो सब्जी का जो क्राइसिस होते हैं, जो अकाल पड़ते हैं, उसके लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो सकते हैं छोटे किसान। ये देखिए ये ईंटे का भाव के ऊपर डिपेंड करेगा, मगर मेरे ख्याल से ये 1,000-1,500 के अंदर एक बना लेंगे। मगर ये एक दफ़े 1,000-1,500 खर्च करे तो 1-1.5 महीने के इसका पैसा वसूल हो जाएगा, जितना सब्जी में ये पैसा बचाएंगे। तो ये तो पैसा 4-5 महीने में इसका पैसा निकल आएगा। और ये ईंटें ऐसे हैं जिसको दोबारा दूसरा किसी काम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्लास्टरिंग नहीं है, ईंटें सिर्फ बैठाया हुआ है, रेत भी है, तो रेत और ईंटें जैसा आया है वैसा इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इसमें किसानों का, छोटे किसानों का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। किसी भी संभावित नुकसान की पूर्ति का भरोसा दिलाना आम बीमा की प्रमुख गतिविधि होता है। व्यापार मेले में लगाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम के मंडप का उद्घाटन महाप्रबंधक डी रसकोत्रा ने किया। साधारण बीमा का उद्देश्य यह है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं के अलग अलग जोखिम के प्रति पॉलिसी धारक के मन में सुरक्षा का आभास कराया जाए। इस मंडप में भारतीय साधारण बीमा निगम की नई पुरानी पॉलिसियों का विवरण उपलब्ध है। हाल ही में महिलाओं के कल्याण के लिए राज राजेश्वरी बीमा पॉलिसी और अनाथ बालिकाओं के सुखद भविष्य के लिए शुरू की गई भाग्यश्री बीमा पॉलिसी का विवरण भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस की ऋण सुविधाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है। हमने ये ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल शुरू किया है। हम ऑन द स्पॉट सैंक्शंस इन 15 दिन में देना चाहते हैं, जहां पर लोग अप्लाई करके हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में तुरंत लोन सैंक्शन करवा सकते हैं। हमारा इतना फॉर्मेलिटी कोई नहीं होता है। ऑन द स्पॉट का मतलब ये है कि मिनिमम फॉर्मेलिटी इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर। मैक्सिमम लोन हमारा 30 लाख है और मिनिमम है 20,000। मंथली रिड्यूसिंग बैलेंसेस में हम देते हैं आपको, और फ्री एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर करते हैं। शुरू में 25,000 तक है 12%, 25 से 5 लाख है 15%, 5 से 10 लाख है 16%, अबाव 10 लाख 30 लाख है 16.5%। सारा रिड्यूसिंग बैलेंसेस में मिलता है और कभी भी आप जो है लोन्स प्रीपे कर सकते हैं विदाउट एनी प्रीपेमेंट चार्जेस। भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी धारकों के जीवन के खतरों से उत्पन्न निराशा के अंधकार में आशा का प्रकाश भरने का प्रयास करता है।
भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडप में अन्य पॉलिसियों के अलावा ग्रामीणों, भूमिहीन मजदूरों और गरीब लोगों के लिए निशुल्क समूह बीमा की नई पॉलिसियों की जानकारी पर विशेष बल दिया गया है। ये मेला इस महीने की 27 तारीख तक खुला रहेगा। खाद्य उत्पादन करने वाली सहकारी समिति इफ्को कृषि क्षेत्र में अपने योगदान के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभा रही है। ग्रामीणों के कल्याण के लिए इस संस्था ने कई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इफ्को के जोनल मैनेजर श्री मोक्कम सिंह से। हमने बहुत सारे विलेज अडॉप्ट कर रखे हैं, गांव अडॉप्ट कर रखे हैं, जिसमें उस गांव की सर्वपक्षी तरक्की हम करने के हर हर उपराला करते हैं। सबसे पहले उन गांव में वो इक्विपमेंट्स, वो इम्प्लीमेंट जो सन जिम्मेदार को ज़रूरत है उनको मुफ्त मुहैया करते हैं, ताकि ज़िम्मेदार उस सोसाइटी से ले सके, इस्तेमाल करे और उसको वापस कर दे। इस पर हम उनसे कोई किराया नहीं लेते। अगर वो पंप ख़राब भी हो जाएं, इम्प्लीमेंट्स ख़राब भी हो जाएं, हम उनको ठीक करने के लिए पैसे देते हैं और साथ ही साथ एक आदमी वहाँ रख रखा जिसको हम इफ्को मैन कहते हैं, उसको ऑनरेरियम देते हैं ताकि उन इम्प्लीमेंट्स की अच्छे तरीके से देखभाल सके। उसके अलावा एजुकेशन के लिए हम तकरीबन हाड़ी सोने के पहले उनके लिए उधर कैंप लगाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा भी मुहैया करते हैं। ये सारी एफर्ट्स उनकी करते हैं ताकि वो कर सकें। हम जो गांव में ज़िम्मेदार हैं, उनकी बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए हम पहले मेडिकल कैंप लगाते हैं ताकि जिसकी सेहत अच्छी होगी वही अच्छा काम कर सकेगा, और उनको वहाँ ही मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो अपनी सेहत अच्छी कर सकें। डॉक्टर शहर से लेकर जाते हैं गांव में स्पेशलिस्ट, ताकि उन्हें चेकअप करके ठीक दवाई उन्हें बता सकें। नंबर 1। उसके अलावा हमने कुछ गांव में कम्युनिटी सेंटर बना रखे हैं, जिस कम्युनिटी सेंटर में हम तकरीबन 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें बहुत सारे कमरे बनाते हैं ताकि जो भी फंक्शन गांव वाले करना चाहें उसमें कर सके। उसके अलावा जो हमारे स्कूल्स हैं उनके लिए पानी पीने की जो सुविधा है वहाँ देते हैं, टैंकियाँ बना कर देते हैं, पखे लगा कर देते हैं, और जो अच्छी किताबें हों वो भी उनको लेकर देते हैं ताकि बच्चे उनसे पढ़ के अपना जो नॉलेज है वो बढ़ा सकें। इसके अलावा जो स्कूल की प्रॉब्लम हो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी स्कीम के तहत हमने संगरूर डिस्ट्रिक्ट में बरनाला के नज़दीक 11 गांव ले रखे हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि हमने ये गांव अडॉप्ट कर रखे हैं, जिस पर हम इस साल 15 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं ताकि उन गाँव की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। हमने इस जोन में एक स्पेशल प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर रखा है, जिसके तहत जो पोल्यूशन है इस पे भी हम कुछ कंट्रोल कर सकें। हम बहुत सारी दवाइयाँ स्प्रे करते हैं जिससे धरती और जो एटमॉस्फेयर है ये पोल्यूट होता है। हम ज़िम्मेदार को मित्र कीड़े जो वैरी कीड़ों को खा सके उसका उस खेत में छोड़ते हैं ताकि ज़िम्मेदार जो अपनी स्प्रे है उस पर जो खर्चा होता है उसको कम कर सके और जो पोल्यूशन है उसको कम कर सके। इस प्रोजेक्ट पर हम 75 लाख रुपया 3 सालों में खर्च कर रहे हैं, और ये जो है इसकी जो ज़िम्मेदार को बहुत फ़ायदा होगा, उसकी जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छी बनेगी और जो मित्र कीड़े हैं वो वैरी कीड़े को ख़त्म करेंगे। लघु चित्रकारी यानी मिनिएचर पेंटिंग राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, जिसकी धूम विदेशों तक में है। राजस्थान में लघु चित्रकारी उन कलाकारों ने शुरू की जो अपनी चित्रकला के जरिए अपने राजा की स्तुति किया करते थे। राजा और उसके दरबार का जीवन चरित्र, शिकार, प्रेम प्रसंग आदि इन चित्रों के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। इनके अलावा कितने ही लघु चित्र रागमालाओं पर आधारित हैं। चटकीले रंगों का प्रयोग इन चित्रों की विशेषता है। चित्रों के निर्माण में लाल, पीले, हरे, बैंगनी,
काले, सफेद व सुनहरे रंगों का ही प्रयोग किया गया है। 12 मासे के चित्रों में नीले व काले रंग का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। इन चित्रों में दृश्यों की संवेदनशीलता को कलाकारों ने अपनी विलक्षण कल्पनाशीलता, कोमलता तथा रंग संयोजन से मूर्त रूप प्रदान किया है। अब तो इस प्राचीन चित्रकला शैली को सरकार का संरक्षण भी प्राप्त है, ताकि इस कला का और भी विकास हो तथा कलाकारों को रोजगार भी प्राप्त हो। आपको इंतजार होगा हमारे 23 अक्टूबर के कार्यक्रम में पूछी गई पहेली के परिणाम का। विजेता की घोषणा हम करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। अगले सप्ताह आज ही के दिन शाम ठीक 6:30 बजे आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार। किसानों की पूर्ण सुरक्षा के लिए ओरिएंटल की किसान पैकेज बीमा पॉलिसी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ओरिएंटल इंश्योरेंस और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार।